आंदोलन को 5 साल होने को आए, अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई सरकारी इस तरह का बयान नहीं आया कि इस आंदोलन को यहाँ से फंडिंग हुई। ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ये आंदोलन कानूनों के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ भी कहा जा सकता है। देश के खिलाफ कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने ये बताया कि लोगों को लोकतंत्र, उसकी सरकार और भारत में विश्वास है। इनफैक्ट इसका उल्टा है, इस आंदोलन ने उस लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम किया, भारत के जनतंत्र को मजबूत करने का काम किया, बजाय उसको नुकसान पहुंचाने के। 2 दशक से, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसके बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और डबलिंग फार्मर इनकम का पूरा एक स्लोगन जो आया, इन पूरे 20 सालों में लगातार इस बात को लेकर के एक सहमति थी कि मंडी कानून को बदलने की आवश्यकता है। और उसके बीच में करीब 8-9 रिपोर्ट्स का जिक्र इसमें है, जिसमें कि एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट जिसके बारे में बहुत बात होती है, वो है MS स्वामीनाथन कमीशन। और दूसरा जो डबलिंग फार्मर इनकम के बाद में एक और कमेटी बनी, उसकी भी बहुत वॉल्यूमिनस रिपोर्ट्स हैं। उन सब ने इस बात को हाईलाइट किया कि इस कानून को बदलने की जरूरत है, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि इस कानून को हटाने की जरूरत है। बिहार इनफैक्ट एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत ही फुर्ती दिखाई एपीएमसी को खत्म करने में, और उसके बाद में जो कई स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि एपीएमसी खत्म करने का कोई फायदा बिहार को हुआ नहीं। खासतौर से सरकारी तंत्र जो है वो किसानी के मुद्दों को व्यवस्था में आने के बाद में मानता है कि वो राजनीति का मुद्दा नहीं होने चाहिए, जबकि जब तक वो विपक्ष में है तब तक वो राजनीति का मुद्दा है, उसी पे राजनीति करता है, उसी पे राजनीति, पिच वही रहती जी है। जी। अब मुझे लगता है कि ये जो दोहरा मानदंड है ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत में किसान आंदोलनों का एक लंबा इतिहास है, लंबी लिस्ट है, चाहे आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान हो या आज़ादी की लड़ाई के बाद का योगदान हो। भगत सिंह के चाचा का एक लंबा किसान आंदोलन रहा, करीब 9 महीने का, पगड़ी संभाल जट्टा जिसको बोलते हैं। और एक किसान आंदोलन हमारी जनरेशन के वक्त में हुआ है, वो हुआ 2020-21 में। वो 378 दिन का आंदोलन हुआ। एक उसके बाद भी आंदोलन हुआ 2024-25 में, जो करीब 400 दिन का आंदोलन था। तो किसान आंदोलनों को लेकर के बहुत ये भारत की जो ज़मीन है बहुत उर्वर रही है और बहुत सारे परिवर्तन इसके ज़रिए हुए हैं। जो 378 दिन का आंदोलन हुआ, वो सबसे दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सरकार के खिलाफ पूरा एक आंदोलन था। और वो आंदोलन इसलिए था कि 3 कृषि कानून सरकार लेके आई थी और उन 3 कृषि कानूनों को किसान काला बता रहे थे। उसमें क्या विसंगतियाँ थीं, क्यों उसका विरोध हो रहा था, क्यों इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस पे पूरी एक किताब लिखी है। जेएनयू में प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुधीर सुथार, इन्होंने एक किताब लिखी है फार्मर पावर के नाम से, इसे पेंगुइन ने छापा है। और उससे पहले के जो कृषि सुधार के जो कार्यक्रम रहे हैं उसको लेकर के ये किताब है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अन्नगाथा पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलनों का तो बहुत लंबा इतिहास है भारत में। आपको इस 378 दिन वाले आंदोलन में ऐसा क्या दिखा कि आपको किताब लिखने की इस पे ज़रूरत पड़ी, फार्मर पावर के नाम से? पहले तो ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और किसान तक के कार्यक्रम मैं अक्सर देखता रहता हूँ। आप जिस तरह से किसानी के गाँवों के मुद्दों को पुरजोर उठाते हैं, और उसी फेहरिस्त में आपने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये बताता है कि जन आंदोलनों को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के एक जागरूकता अभी भी है, और कहीं ना कहीं एक ललक है उसके बारे में जानने की। और मुझे लगता है कि जो ललक किसान तक ने दिखाई, शायद ऐसी ही ललक मुझे किसान आंदोलन को देख करके महसूस हुई। और मुझे लगा कि ये आंदोलन शायद वर्तमान पीढ़ी को इस मायने में देखना चाहिए कि महात्मा गांधी के अलग अलग आंदोलनों के बाद, जो कि 20वीं सदी के करीब पहले 25-30 सालों में हुए, उसके बाद में ये एक पहला भारत का आंदोलन है जिसकी अनुगूंज सिर्फ भारत में नहीं सुनाई दी, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई दी। और उसके बाद आपने देखा कि यूरोप के अलग अलग देशों में, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो, स्पेन हो, उन देशों में भी करीब करीब
इसी तरह के आंदोलन देखने को मिले और सरकारों को ये लगा कि किसानी के मुद्दों को शायद दूसरे ढंग से देखने की ज़रूरत है। तो इस मायने में इस आंदोलन का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की आज़ादी की लड़ाई जिसका कि हम गर्व महसूस करते हैं हम सभी, एक तरह से पूरी तरह से सविनय अवज्ञा हो, सत्याग्रह हो या पूरा अहिंसा के आधार पर जिस तरह की भारत में एक लड़ाई लड़ी गई, कहीं न कहीं आज़ादी के 7 दशक होने के बाद में लगता है कि शायद वो सब पुराना हो चुका, अब नई राजनीति की ज़रूरत है। इस आंदोलन ने कहीं न कहीं ये भी बताया कि नहीं, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इन सब के मायने जन आंदोलनों में आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने आज से 100 साल पहले थे। और एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगा कि इस तरह की एक राजनीतिक घटना को शायद किसी लेख में समेटा नहीं जा सकता, उसके लिए एक किताब की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी क्रम में एक छोटी-सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि भारत में, जैसा आपने शुरू में कहा, कि एक लंबा इतिहास है किसान आंदोलनों का, लेकिन पिछले 30 सालों में जिस तरह से किसान आंदोलन बदले, गाँवों की राजनीति बदली, उसके ऊपर बहुत सारे लेख हैं। लेकिन ये हैरत की बात है कि उसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड किताब जो हम कहें, जो कि किसी एक लेखक द्वारा लिखी गई हो, वो उपलब्ध नहीं थी। और ये जान के मुझे भी हैरानी हुई। मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट पर, मैंने भी इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि वाक़ई ये एक बहुत चुनौती भरा काम है कि आप इस तरह के आंदोलन को एक किताब की शक्ल में लेके आएँ, ताकि वो एक आपके पास एक आर्काइव के रूप में रहे कि ये घटना घटी थी और इस तरह से घटी थी। तो ये कई सारे ऐसे मैं कहूँगा वो लालच था जिसने मुझे मोटिवेट किया ये किताब लिखने के लिए। लेकिन आपने इसमें अहिंसा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसमें कई सारे ऐसे शब्द जोड़े हैं, लेकिन इस आंदोलन को तो पोर्ट्रे किसी और तरह से किया गया कि ये हिंसक आंदोलन था, इसमें फंडिंग हुई, इसमें ये देश के विरोध में था। तो एक ऐसे आंदोलन को जिसको आपने इसमें समाहित किया किताब में, जो 378 दिन चला यहाँ पे दिल्ली के पास, आप उसको अहिंसा वाला कह रहे हैं और इसमें जो सत्ताधारी पार्टी अभी वो तो कह रही थी कि इसमें हिंसा हुई है, इसमें फंडिंग हुई है, इसमें देश के खिलाफ काम हुआ। जी, जी। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप जो हैं वो इस आंदोलन के आसपास रहे हैं। हाँ, और वो मुझे लगता है कि वो एक लोकतंत्र में जब कोई भी आंदोलन होता है, हाँ, तो उसमें ये जद्दोजहद रहती है कि उसको सरकारी पक्ष जो होगा वो हमेशा उसको इसी तरह से दिखाने की कोशिश करेगा। विपक्ष जो है वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इससे एक नई नई राजनीति का आगाज़ हो चुका है और सब कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है जन आंदोलनों की एक ख़ास बात होती है कि वो इन दोनों से थोड़े अलग होते हैं। हुँ, और वैसा ये भी आंदोलन था। अगर आप घटनाक्रम देखें और आंकड़े देखें, तो मुझे लगता है कि हिंसा की वारदात तो अ, आंदोलन के ख़त्म होने के आसपास एक वारदात ऐसी है जो कि पब्लिक डोमेन में हुँ। आई, उसके अलावा हिंसा की कोई लाल वारदात। किले वाली। हाँ, लाल किले वाले नहीं, उसके बाद में एक लास्ट में हाँ, जो आया था कि बिल्कुल। कुछ इस तरह का घटनाक्रम हुआ था, हालाँकि उसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। हुँ, और लाल किले वाली भी जो घटना थी, उसमें भी वॉयलेंस जो है वो आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं हुआ, उसमें एक जिसकी मौत हुई, उसकी पुलिस जीप से या इसी तरह का घटनाक्रम है जिसके कारण उसकी मौत हुई। तो वो उसके लिए आंदोलन को ज़िम्मेदार उस तरह से नहीं ठहराया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि हज़ारों हज़ार लोग सड़कों पर 1 साल बैठे रहे और उसमें कोई भी इस तरह की घटना आपको नहीं दिखाई देती जिसमें किसी किसी को किसी भी मारपीट की कोई घटना हो या कोई इस तरह की घटना हो। ना कोई पुलिस रिकॉर्ड में है हुँ, और ना ही किसी और रिकॉर्ड में हमें मिलती है। और अगर ये दोनों घटनाएँ अगर हम मान भी लें, तो 1 साल के आंदोलन में 2 घटनाएँ मुझे लगता है कि वो कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको लेकर के हम ये कहें कि आंदोलन हिंसक था। दूसरी बात, जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, देखिए वो तो एक मुझे लगता है कि वो एक प्रशासनिक मुद्दा है, उसके हुँ, बारे में हम कह नहीं सकते। हालाँकि आंदोलन को 5 साल होने को आए, अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई सरकारी इस तरह का बयान नहीं आया कि इस आंदोलन को यहाँ-यहाँ से फंडिंग हुई, ये हुँ, अभी तक हमारे सामने नहीं आया। और उसके बाद में एक चीज़ जो और भी कही जाती है, हुँ, जो बड़ा सवाल है कि ये आंदोलन देश के खिलाफ था। हुँ,
इस किताब में कई मैंने ऐसे वाक्यों का जिक्र किया है जिसमें जो लोग प्रदर्शन पर बैठे थे इस पूरे आंदोलन में, वो बार बार एक बात कहते हैं हम्म, कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को ये आवाज़ उठाने का हक है कि वो किसी कानून को सही या गलत बता सकें, और अगर उन्हें लगता है कि कोई कानून गलत है हम्म, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी उनका उत्तरदायित्व है। और हमें भारत के लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी भावनाओं, हमारी समझ का सम्मान करेगी और इन कानूनों को वापस लेगी। मुझे लगता है ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन कानूनों के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ भी कहा जा सकता है। देश के खिलाफ कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने ये बताया कि लोगों को लोकतंत्र, उसकी सरकार और भारत में विश्वास है। तो इस इनफैक्ट इसका उल्टा है, इस आंदोलन ने उस लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम किया, भारत के जनतंत्र को मजबूत करने का काम किया, बजाय उसको नुकसान पहुंचाने के। और इस किताब में इस बारे में भी अच्छा खासा जिक्र है। अच्छा, जो इसका इसकी वजह, जो आंदोलन की जो वजह बने, वो 3 कृषि कानूनों को उसमें बताया जी। जाता है, उसके पृष्ठभूमि में। वो 3 कृषि कानूनों में ऐसा क्या था? बहुत सारे लोग भूल चुके हैं उसको कि क्या आया, क्या गया? वो किताब में आपने ज़रूर ज़िक्र किया होगा। वो 3 कृषि कानूनों में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से किसानों को सड़क पे उतरना पड़ा? जो तीनों कानून थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून जो था हुँ, वो ये था कि किसान जो हैं वो अपनी पैदावार जो है हुँ, वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर बेच सकते हैं, हुँ। और मंडी के उससे अलावा भी, जो अभी एग्ज़िस्ट करती है मंडी, जी जी। उसके अलावा भी कहीं तो मिल सकता है। अगर जो एपीएमसी कानून जो था इससे पहले का, जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हुँ, मार्केटिंग कमेटी के नाम हुँ, से जानते हैं, जो एपीएमसी जिस कानून से गवर्न होती थी, हुँ, उसके अनुसार जिस इलाके में एपीएमसी है वहाँ पर किसानों के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो वहीं पर बेचें। हुँ, ये पहली सीमा थी हुँ, एक बाजार के तौर पर। दूसरी थी कि किसान जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो एक राज्य विशेष की ही सीमाओं में बेच सकते हैं। हुँ, उस राज्य से बाहर जाकर के बेचने में बहुत सारे और कानूनी पेच भी थे। अगर इन संक्षिप्त में इन तीनों कानूनों को देखें तो इन तीनों कानूनों ने उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का एक तरह से काम किया, हुँ, जिसका इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इसने एक तरह से इन तीनों कानूनों ने मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। और जो ये प्रदर्शन था, आंदोलन था, वो मंडी व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में था। अब मंडी व्यवस्था के बारे में बात करना इसमें क्यों ज़रूरी है, हुँ। और उसका एक अपना एक इतिहास इतिहास है। बिल्कुल। और उसका सबसे पहला इतिहास जो है वो ये है कि जब 20वीं सदी के आरंभ में अ, अंग्रेज़ी सरकार ने हुँ, भारत के किसानों को अलग-अलग कैश क्रॉप्स उगाने के लिए एनकरेज करना शुरू किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो एक्चुअली कॉटन का था। कॉटन चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इनपुट सोर्स है, और ब्रिटिश चाहते थे कि वो भारत के माध्यम से अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बढ़ाएँ। तो लेकिन ये ज़रूरी था कि जो कॉटन फैक्ट्री है, वहाँ तक कॉटन कैसे पहुँचे? तो उसके लिए हम देखते हैं रेलवेज़ का जिस तरह से विकास हुआ, अलग-अलग मार्केट्स का विकास हुआ। अंग्रेज़ों ने चूँकि कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप करने की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास किया, तो उन्होंने पंजाब में ख़ास तौर से कॉटन कल्टीवेशन को प्रमोट करना शुरू किया। और उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि अगर किसान जो परंपरागत ढंग से जो फसलें उगाते थे, उसकी जगह वो नई फसल उगाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी था कि जो उनसे पैदावार खरीदी जाए, वो बाज़ार उनके पास उपलब्ध हो। और वहीं पर अंग्रेज़ों ने जो है एक तरह से मंडियों की स्थापना करना शुरू किया, ताकि आपके पास ही आपका मंडी यार्ड हो, जहाँ जाके आप बेचें, और वहाँ से व्यापारी उसको जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक लाएँ और वहाँ से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक पहुँचे। लेकिन इस जो ये पूरा एफर्ट था, उसका प्रयास सिर्फ कॉटन तक और कुछ एक और क्रॉप्स तक सीमित था। आज़ादी के बाद इस बात को महसूस किया गया कि मंडी सिस्टम को जो है एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, हुँ। ताकि किसानों की जो पैदावार है उसको सही दाम मिले और किसान को उसको बेचने में असुविधा नहीं हो। और 60s में तो काफ़ी इसको
लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में जी जब जी जी जब एमएसपी जब इंट्रोड्यूस ग्रीन किया गया, रेवोल्यूशन का पहला हाँ, जो सोचा गया उसी के पैकेजिंग में ये सब कुछ। ये शामिल था। हम्म, तो वो मंडी व्यवस्था उसमें शामिल थी, हम्म, एक गारंटीड प्राइस उसमें शामिल था, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज उसमें शामिल थी। हम्म। तो एक पैकेज के रूप में इसको लागू किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पूरा पैकेज था। हालांकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना शुरू होता है वो एक्चुअली 1950 में शुरू होता है। अच्छा, और लाल मंडियों बहादुर का। जी जी हाँ। और वो पहले 5 ईयर प्लान में और सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में भी इसके ऊपर फोकस था। हम्म, खास तौर से जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का जो नेहरू के टाइम में विकास करना शुरू हुआ, उसके अलावा जो खेती में जो संस्थागत संरचनात्मक परिवर्तन को लेकर के बात होती है उसके लिए भी प्रयास शुरू हुआ। लेकिन इसको मंडी सिस्टम को एमएसपी से जोड़ने का काम जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में होता है। शास्त्री जी और उसके बाद जी जी सब शुरू हुआ। और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पूरा एक खेती की दिशा बदल जाती है और किस तरह से भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होता है, वो एक अलग वो उसका विषय है। लेकिन वहां से जो है मंडी व्यवस्था की शुरुआत होती है। अर्थात जब हम लोग 2020 में इन कानूनों की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे थे जो देश के कुछ इलाकों में 100 साल से ज्यादा पुरानी व्यवस्था थी, जिसका किसानों के साथ धीरे धीरे एक अलग तरह का कनेक्शन बना, उससे एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बना। अगर आपको कभी किसी भी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है या कोई आपको इनपुट चाहिए तो आप जो है जिसको कमीशन एजेंट बोलते हैं या आड़तिया भी बोलते हैं, जो धीरे धीरे केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीड इस सब बिजनेस में भी आए। तो वो एक पूरी अर्थव्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था और एक राजनीतिक व्यवस्था, ये तीनों उस मंडी व्यवस्था के आसपास में विकसित होती हैं। 2020 के कानून ने अचानक से उस व्यवस्था को एक ही कानून के माध्यम से ध्वस्त तोड़ने का करने काम का किया। काम किया। और एक इसमें खास बात है जो कि इस किताब में एक लंबा चैप्टर है जो इस पे ये बात करती है और वो काफी दिलचस्प बात है कि ऐसा नहीं है कि एपीएमसी कानून में सुधार की बात जो है वो इसी तीनों कानूनों के माध्यम से हुई। इससे पहले करीब 2 दशक से, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसके बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और डबलिंग फार्मर इनकम का पूरा एक स्लोगन जो आया, इन पूरे 20 सालों में लगातार इस बात को लेकर के एक सहमति थी कि मंडी कानून को बदलने की आवश्यकता है। और उसके बीच में करीब 8-9 रिपोर्ट्स का जिक्र इसमें है, जिसमें कि एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट जिसके बारे में बहुत बात होती है वो है एमएस स्वामीनाथन कमीशन। और दूसरा जो डबलिंग फार्मर इनकम के बाद में एक और कमेटी बनी, उसकी भी बहुत वॉल्यूमिनस रिपोर्ट्स हैं। उन सब ने इस बात को हाईलाइट किया कि इस कानून को बदलने की जरूरत है, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि इस कानून को हटाने की जरूरत है। कहा यह गया कि इसके साथ सब साथ संशोधन में करना चाहते थे। संशोधन करना चाहते थे और इस बात पर भी ये बल दिया बेसिक गया। अंतर है दोनों में। जी 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 ये और इस किताब में इस बात को लेकर के एक जिक्र ये भी है कि ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा सवाल है कि एक सरकार जो खुद एक कमेटी बनाती है, और देखिए कमेटी का काम बहुत लंबा चौड़ा होता है, उस पर सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, और उसके बाद में जब नीति निर्माण की बात आती है तो उसकी अपनी समिति की वो अनुशंसा जो है वो कहीं और चली जाती कहीं है, और चल जाता और है। जो नीति निर्माण के रूप में सामने आता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इन तीनों कानून और इस आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो दरअसल ये बहस है, और उसके बाद में जो निकल के आया वो अचानक से ये तीनों कानूनों को तीनों कानून थे जो कि मंडी व्यवस्था को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नई कृषि बाजार की व्यवस्था को स्थापित करने का काम करते हैं। और लेकिन उसके साथ में जो समस्या थी जिसको लेकर के किसान बार बार आवाज भी उठा रहे थे कि इन कानूनों ने एक व्यवस्था को समाप्त करने का काम तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको समाप्त करने के बाद उसकी जगह उसको स्थापित उसकी जगह क्या हुआ, उसका रिप्लेसमेंट क्या हुआ। यानी कि एक एंग्जाइटी जो है उसको खत्म करने से जो पैदा हुई, उस एंग्जाइटी ने एक तरह से इस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने का काम किया। तो और जो एक मंडी व्यवस्था को खत्म करने का कानून था, दूसरा जो है जो कानून भारत में था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जो व्यापार होगा वो कोई भी कंट्रोल्ड होता है, तो इस कानून वो ने डीकंट्रोल कर वो दिया। डी कंट्रोल करने का काम किया, जो एक मायने में जरूरी भी है, लेकिन
जो उस कानून को लाने का जो बैकग्राउंड था उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो बैकग्राउंड था भारत में पहला खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखना और दूसरा उनके प्राइसेस को कंट्रोल रखना। अगर आप ओपन मार्केट में इस तरह की ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, तो भारत में जिस तरह की विविधता है और उसमें अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इन्फ्लेशन से हम देखते हैं कि बिल्कुल, किस तरह बिल्कुल। का उसका इतनी बड़ी आबादी वाला देश और बहुत गरीबी भी है। भी। और एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग हमारे यहाँ तो है ही। तो ऐसे में ये इन कानूनों का जो पूरा जो पॉलिटिकल एक तरह का अ, आउटलुक था, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अलग था उस अपेक्षा के जो शायद सरकार की रही होगी। अंततः सरकार को झुकना पड़ा इसमें, वापस लेना पड़ा और गलती भी माननी पड़ी सरकार को। अच्छा, इस पूरे आंदोलन में एक चीज़ जो मुझे अ, थोड़ा अलग है उससे हट के जो डिबेट चल रही है कि पहले किसानों की पहचान जो है अभी हल बैल हुआ करते थे। इस आंदोलन ने पहली बार दिखाया कि ट्रैक्टर किसानों की जी, पहचान है। जी, जी, जी। और उसके बाद आपने देखा फ्रांस में भी और कई सारे देशों में भी ट्रैक्टर मार्च निकले हैं। जी, जी, जी। तो इस आंदोलन ने एक ये भी जो किसानों की एक पहचान है, हल बैल, उसको तोड़ करके वो ट्रैक्टर एक नई पहचान बन के उभरा था इसी आंदोलन के ज़रिए। तो डॉक्टर साहब, ये पूरा मुद्दा जो था ये था दाम को लेकर के और दाम को लेके अभी क्लियरिटी नहीं है। दाम को मतलब किसानों को जो अंदेशा था कि जब ये मंडी व्यवस्था ब्रेक होगी, टूटेगी, तो दाम हमें नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल दिया जाता है बिहार का, जहाँ 2006 में पूरा मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। क्या उसका बिहार का भी ज़िक्र आपने इस किताब में किया हुआ कि बिहार के किसानों की जो दुर्गति हुई, जो फार्मर्स इनकम की जो लिस्ट है, उसमें सबसे निचले पायदान पे मिलते हैं बिहार के किसान। क्या उसका भी कहीं ज़िक्र है? क्योंकि पूरे भारत में सब जगह लगभग मंडी का कानून है। यहाँ पे एपीएमसी ख़त्म कर दी गई 2006 में नीतीश कुमार ने की। जी, जी, जी। बिहार इनफैक्ट एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत ही फुर्ती दिखाई एपीएमसी को ख़त्म करने में और उसके बाद में जो कई स्टडीज़ हैं जो ये दिखाती हैं कि एपीएमसी ख़त्म करने का कोई फ़ायदा बिहार को हुआ नहीं और उसका दूसरा पहलू ये भी था कि उसके बाद में सरकार ने जो है पैक्स की एक पूरी व्यवस्था लाई और उसके हुँ। बाद में कोऑपरेटिव्स पर किस तरह से फ़ोकस है। कहीं न कहीं ये इस बात का रियलाइज़ेशन था कि मंडी व्यवस्था को ख़त्म करना वो किसानी की बेहतरी के लिए कोई कदम ऐसा बिहार व्यापक को कदम एक नहीं जो है। किसान आंदोलन कर रहे थे, वो बिहार को ही एग्ज़ाम्पल बना रहे थे इसमें। और इस किताब में उस बारे में ज़िक्र है, हुँ। लेकिन बहुत डिटेल में ज़िक्र नहीं है। और अच्छा। उसका कारण ये है जिसको कई लोग ये सवाल उठाते हैं हुँ। कि फिर बिहार में आंदोलन क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो भी इससे जुड़ा वो हुआ एक था। बड़ा सवाल है। हाँ। और चूँकि उस सवाल का जवाब अभी कोई इस तरह का मैं ये कहूँगा कि जो अभी की स्कॉलरशिप है, हुँ। उसमें इस तरह का जवाब कोई अभी तक है नहीं, हुँ। तो इस पर उस विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा नहीं है। हुँ। इनफैक्ट हमारे कई विद्यार्थी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझने की कि जब पंजाब में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और हुँ। बिहार का उदाहरण बार-बार उसमें दिया जाता था, हुँ। तो बिहार में आंदोलन क्यों नहीं हुआ? वो एक बड़ा सवाल है। हुँ। तो हालाँकि ये चीज़ तो रिफ्लेक्ट मैंने भी एक रिपोर्ट बनाई थी। मैं पिछले ऑर्गेनाइज़ेशन में जिसमें था, उसमें मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि डेटा के साथ कि जहाँ-जहाँ पे मंडियाँ हैं, मंडियाँ समृद्ध हैं, ज़्यादा मंडियाँ हैं, वहाँ फार्मर इनकम ज़्यादा है। जहाँ पे कम है, मंडियाँ नहीं हैं, वहाँ पे फार्मर इनकम नहीं है। तो उसमें बिहार का एक ज़िक्र आता है, जिस तरह से बिहार में खेती का पतन हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में समृद्ध था, वो इसकी एक अलग डिबेट है। लेकिन किसान आंदोलनों में अगर हम बात करें तो ये 378 दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा। सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें एमएसपी पे भी बातचीत होगी और भी चीज़ों पे सुधार का कार्यक्रम चलेगा। तो उसके बाद कमेटी गठित हुई जिसमें एसकेएम के लोग नहीं आए, जो आंदोलनकारी थे। अभी तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो उसके बाद भी एक आंदोलन हो गया, उससे बड़ा आंदोलन हो गया। जी, जी। 400 दिन का आंदोलन हुआ। उसमें बीजेपी से ज़्यादा जो आंदोलन खत्म हुआ, जब वो जिस तरह से खत्म कराया गया, बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा हुआ। हुँ, हुँ। तो क्या ऐसा लगता है कि ये जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि ये वाजपेयी जी के दौर से उसके बाद कांग्रेस का दौर आया, सब में कोशिश हुई कि भाई ये इसमें सुधार किया जाए, मंडी कानून में सुधार किया जाए।
क्या ये लगता है कि सारी पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो उनका चरित्र कुछ और होता है किसानों को लेकर के, जब विपक्ष में आती हैं तो किसानों को अच्छी लगने लगती हैं सारी पार्टियां, क्योंकि बीजेपी के लोग भी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट सर पर लेके घूम रहे थे। जी जी। मुझे याद है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है कई सारे नेताओं की, तो ये जब विपक्ष में रहते हैं तो अच्छा लगता है इनको, किसानों के लिए अच्छी बात बोलते हैं। तो जिस तरह से दूसरा जो और ये आंदोलन, प्रॉमिस भी था हाँ कि हम लोग हाँ स्वामीनाथन बिल्कुल, कमेटी की जिस तरह रिपोर्ट को से जो लागू दूसरा करेंगे। आंदोलन खत्म करा गया जो 400 दिन का था, आपने उसका इसमें भी थोड़ा सा जिक्र किया है। जी जी जी। तो आम आदमी पार्टी सडनली ऐसा लगा कि वो किसानों के तो बहुत खिलाफ है, जिस तरह से लठ बरसाए वहाँ पे। तो क्या ये और भी पार्टियों का इसी तरह का इतिहास है, उनका भी जिक्र है कहीं? जो दूसरे आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं उसको इस किताब में फार्मर मूवमेंट 2.0 के उससे देखा गया है और उसके बारे में भी इसमें जिक्र है। बहुत डिटेल में उसका जिक्र जो नहीं है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पे हुआ। जी जी। लेकिन एक जो आपने बहुत ही सही सवाल उठाया कि ऐसा क्यों है कि जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो उसका एटीट्यूड जो है इन मुद्दों पर दूसरा होता है और जब विपक्ष में होता है तो दूसरा होता है। मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे ढंग से वो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जन आंदोलनों से ये अपेक्षा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कुछ इस तरह का राजनीतिक परिवर्तन या स्ट्रक्चरल चेंज ले आएंगे। जन बिल्कुल। आंदोलन जो है वो आप अगर देखें, वो मुद्दों को राजनीतिक पटल पर सामने लाने का काम करते हैं, उसको स्थापित करने का काम करते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र की खास बात यह है कि वो परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी जो है वो राजनीतिक दल की होती है, वो जन आंदोलनों की नहीं होती है। अब अगर राजनीतिक दल उस मुद्दे को इस तरह से देखें तो उसमें उसको कैसे देखा जाना चाहिए? यह भारतीय राजनीति की एक त्रासदी है कि हम लोग खास तौर से सरकारी तंत्र जो है वो किसानी के मुद्दों को व्यवस्था में आने के बाद में मानता है कि वो राजनीति का मुद्दा नहीं होने चाहिए, जबकि जब तक वो विपक्ष में है तब तक वो राजनीति का मुद्दा है, उसी पे राजनीति करता है, उसी पे राजनीति, पिच वही रहती जी है। जी। अब मुझे लगता है कि ये जो दोहरा मानदंड है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये है कि हमारे यहाँ, मैं कहूँगा ये राजनीतिक अपरिपक्वता है कि हम अभी तक इस तरह का एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि एग्रीकल्चर में हम लोग पॉलिटिकल व्यूज को किस तरह से पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करें। हम ये मानते हैं कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिस्ट्स या टेक्नोक्रेट्स या एकेडमिशियंस या ये डिसाइड कर सकते हैं और पॉलिटिक्स जो है वो सड़कों और यूनियंस का काम है। मुझे लगता है यही वो व्यू पॉइंट है जिसके कारण ये गैप देखने को मिलता है कि एक पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसका व्यू कुछ दूसरा होता है, विपक्ष में होती है तो उसका व्यू कुछ दूसरा होता है। बिल्कुल। और एक जो आपने एक बहुत सही उदाहरण दिया कि एक पार्टी जो ये कहती है कि वो जन आंदोलन से ही उभरी और वही जब दूसरे जन आंदोलन को कुचलने का काम करे तो हम उसको कैसे देखेंगे? मतलब उसमें भी त्रासदी ये है कि बातचीत का दौर शुरू चल रहा है, बातचीत चल रही है, केंद्र सरकार उसमें राज्य का भी मंत्री बैठ रहा है, चंडीगढ़ में बातचीत चल रही है और साथ में किसान नेता निकल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा, फिर शाम को लठ बजा के उनको भगाया जा रहा वहाँ से। तो जी जी। ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है कि एक पार्टी कुछ साल पहले निकल के आई है उसी तरह के आंदोलन से और दूसरे आंदोलन को कुचल रही है। एक इसमें एक चीज़ का इस किताब में जिक्र है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तो उसमें एक मुद्दा ये उठ के आया कि जिस तरह से ओबीसी कमीशन है या एससी एसटी कमीशन है उसी तरह से एक फार्मर कमीशन होना चाहिए और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। और इसका जो है संसद में इसको लेकर के एक बिल प्रस्तुत हुआ और उस बिल की एवज में पहला जो है किसान आयोग भारत में बना और ये बहुत कम लोग हम लोग जानते हैं। सोमपाल जी थे। जी जी, जिसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष जो है वो सोमपाल जी थे और उसके पीछे की जो मंशा थी वो वास्तव में ये थी कि किसानी के जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर के हमारे यहाँ एक इस तरह का की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो सारे व्यूज को देखे और उसके बाद में अपने निर्णय ले। लेकिन ये राजनीतिक वो है कि उसके बाद में जब यूपीए 1 की सरकार आई तो उस आयोग की और उसकी सारी जो भी प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद में ये रियलाइज किया गया कि नहीं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं,
तो उसके बाद में यूपीए स्वामीनाथन सरकार जी ने के हैं स्वामीनाथन कमीशन बनाया हाँ। और उसके वही बाद एक्चुअली वही फार्मा कमीशन ही स्वामीनाथन कमीशन जी बन गया जी क्योंकि लेकिन सोमपाल जी की जगह स्वामीनाथन जी को अध्यक्ष बनाया अध्यक्ष गया। बनाया गया, लेकिन उसको वो दर्जा कभी नहीं दिया गया जो कि उसकी वास्तविक मंशा थी कि इस आयोग की जगह होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि संवैधानिक दर्जा जी नहीं था इसका। उसका दर्जा नहीं दिया गया, वो एक एडहॉक बॉडी थी, एक कमेटी के रूप में हम उसको जानते हैं। तो बिल्कुल उसका नाम भले ही किसान आयोग हो, लेकिन एक्चुअली उसमें आयोग जैसा कुछ नहीं कोई था। था हाँ। और उसके बाद में जब यूपीए 2 की सरकार चली जाती है, नई सरकार आती है, तो उसके बाद में हम आयोग का जिक्र भूल जाते हैं। और उस कानून के मसौदे में ये भी था कि हर राज्य के स्तर पर भी एक इस तरह का आयोग होना चाहिए। अब इस व्यवस्था की बात क्यों उठी थी? इस व्यवस्था की बात इसीलिए उठी कि किसानी के मुद्दे जितने कॉम्प्लेक्स हैं, उसको लेकर के एक समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि अलग-अलग एक्टर्स जो हैं, जिसमें जन आंदोलन भी हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इकोनॉमिस्ट्स भी हैं, दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं, उन सब की ओपिनियन को एक साथ लेकर के और इसके बारे में बात होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे जनतंत्र में इतनी मैच्योरिटी अभी भी नहीं आई है कि हम इन मुद्दों को ये देखें कि एक साथ बैठ कर के एक टेबल पे कम से कम उस पे बातचीत हो और फिर दिशा निर्धारण हो। अगर वो दिशा निर्धारण थोड़ा धीमे भी होता है, तो भी उससे कोई नुकसान नहीं है। पर बातचीत तो शुरू बातचीत होना चाहिए और इस आंदोलन ने ये बात दिखाई कि जब ऐसी बातचीत नहीं होती है, तो उसके परिणाम कैसे होते हैं। और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है और एक पूर्ण बहुमत के साथ जिसकी सरकार थी, उस सरकार को विनम्रतापूर्वक इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है वो एक मैच्योरिटी दिखाता है इस सेंस में कि सरकार ने ये दिखाया कि वो एडमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई विरोध है या उसको लेकर के नाराज़गी है, तो वो उस विरोध को नकारती नहीं है और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन उसके साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों? और ये दोहराया ना जाए। उसका मुझे लगता है कि रास्ता ये है कि इस तरह के पॉलिटिकल व्यूज़ को भी पॉलिसी में जगह देना ज़रूरी है। ये भी पूरा मुद्दा जो है, ये जितने भी आंदोलन हुए, सबके मूल में एक चीज़ है कि दाम। जी। आज भी हम देख रहे हैं दाम को लेके बड़ी त्रासदी है कि अभी आज सुबह मैं बात कर रहा था प्याज को, पिछले साल जो दाम था प्याज का, उससे 68% दाम कम है प्याज का। कई राज्यों में, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में किसान प्याज फेंक रहे हैं। मक्के का दाम, मक्के का जो बीज है वो 850 रुपये किलो आ रहा है ना, जी। और मक्का 24 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा, जो एमएसपी है। 1200-1300 रुपये किलो मक्का, 1200-1300 रुपये क्विंटल मक्का बिक रहा। इसी तरह से सोयाबीन का दाम है, जो जिस तिलहन की जो ऑयल सीड को लेकर के इतना हम पैशनेट हैं कि इसको हमें बढ़ाना, इसका एरिया बढ़ाना है, जिन किसानों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि भाई आप तिलहन की खेती करो, दलहन की खेती करो, उनको दंडित किया जा रहा है एक तरह से कि भाई सोयाबीन का दाम करीब 5300 रुपये क्विंटल है और वो 4000 रुपये, 3500 रुपये का उनका भाव मिल रहा है। दलहन की सारी दलहनों का दाम जो है गिरे हुए हैं, जबकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी में झोल कहाँ है कि इस तरह का संकट आता है किसानों पे? कहाँ झोल देखते हैं इसमें पॉलिसी में? ओम प्रकाश जी, मुझे कुछ तो आपकी रिपोर्टिंग्स इस पे याद हैं, जो आप लगातार इस मुद्दे पर उठाते हैं। इसमें मुझे लगता है कि दो तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि केंद्र सरकार को ये जानने की ज़रूरत है कि उसकी भूमिका जो है, वो एक रेगुलेटर की भूमिका है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है और उसके पीछे एक संविधान निर्माताओं की एक सोच उसके पीछे थी। जब मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो एक रेगुलेटर की भूमिका निभाए, तो उसमें उसके साथ में एक दूसरी चीज़ जो है वो ये भी जुड़ती है कि एज ए रेगुलेटर केंद्र सरकार को अलग-अलग व्यूज़ को अकोमोडेट करने की ज़रूरत होती है और दूसरा बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जो आपने अपने कई लेखों में लिखा है कि किस तरह से इस पूरी निर्णय प्रक्रिया में आपको
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नीति खास तौर आयोग और पर। राज्य सरकारें, इनके बीच में एक तालमेल की कमी साफ तौर पर आपको दिखाई देती है। जो ये तीनों कृषि कानून थे, इन कानूनों का एक बहुत बड़ी जो समस्या थी, वो ये थी कि केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका को खुद ही परिवर्तित कर लिया हम्म, कि बजाय एक रेगुलेटर के हम्म, हम जो हैं उसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अब ये इस पे समस्या क्या है? इसमें समस्या सबसे बड़ी ये है कि भारत में कृषि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। मतलब आप केरल और मिजोरम की खेती को हम्म, एक ही लेंस से नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आप हिमाचल और पंजाब की खेती को एक ही लेंस से नहीं देख सकते हैं, ना ही उसका एक ही पॉलिसी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इतनी रीजनल डाइवर्सिटीज के साथ में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप प्राइस कंट्रोल कैसे करें। और दूसरी चुनौती इसी के साथ ये है कि जो पैदा कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसके लिए ये कैसे इंश्योर करें कि उसको एक रेमुनरेटिव प्राइसिंग मिले, हम्म, जो कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा भी था। उसे कम से कम उसको इतना दाम तो मिले कि उसका जीवन सम्मानजनक हो। जी जी जी, और उसकी कम से कम इनपुट की कॉस्ट हाँ, कम से कम निकले। वो बच्चों को ठीक जगह पढ़ा लिखा पाए, स्वास्थ्य का जी ध्यान जी जी, रखे। और हाँ, जो उसकी एक डिग्निफाइड लाइफ है, जो हमारा बिल्कुल। संविधान जिसकी गारंटी देता है, हाँ, वो कम से कम उसको मिले। मिले। ये तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते बिल्कुल, इतना बिल्कुल, कर्तव्य बिल्कुल। तो सरकार का है। अब इस तालमेल के लिए ये जरूरी है कि आप राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाएं हुँ, और बाकी एक्टर्स के साथ तालमेल बिठाएं। ये जितना ये कहने में आसान लगता है, उतना करने में आसान नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे मंच बनाने होंगे, ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जहां पे कि इस तरह का तालमेल हुँ, हो और उसके कम से कम प्रयास हो। अभी की व्यवस्था के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब प्रोडक्शन हाई होता है तो इसको मार्केट पे ये कह के छोड़ दिया जाता है कि मार्केट अपने आप इसको रेगुलेट करेगा, जो बहुत सारे नियोलिबरल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हमारे यहाँ इसको फेवर करते हैं। और जब प्राइस इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, या हम लोग कई बार किसान आत्महत्याओं के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, हुँ, एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात करते हैं, हुँ, उस समय ये बल इस बात पे आता है कि सरकार जो है इंटरवीन करे और वो कर्ज माफी और कई सारे मुद्दों पर उसमें बात होती है। हुँ, मुझे लगता है एक बीच का रास्ता, जो कि मैं बता रहा हूँ कि पिछले 25 सालों से जितनी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने बार बार इस पे बल दिया हुँ, कि बीच का रास्ता आपको निकालना होगा, जिसमें मंडी व्यवस्था रहे लेकिन राज्य का नियंत्रण भी रहे, और केंद्र सरकार जो है ये तय करे कि कब उसको नियंत्रण करना है और कब उसको नियंत्रण नहीं करना है। और जो सवाल आपने उठाया कि इसमें जो है ये समस्या आती कहाँ है, मुझे लगता है ये हुँ। समस्या उस तालमेल की समस्या है और उस पॉलिसी फ्रेमवर्क की समस्या है। इस आंदोलन ने हमें यही बताया कि वो बहुत बड़ी समस्या है और कहीं न कहीं हम उसको रिज़ॉल्व करने में विफल रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की कई बार कमी होती है और मुझे लगता है कि जैसे एग्रीकल्चर जो है पूरा 17-18 डिपार्टमेंट है, उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इस तरह का पॉइंट पर्सन नहीं है, हुँ, हुँ। जो ये देखे कि आज अगर सरकार किसी चीज़ का गेहूँ का एक्सपोर्ट बैन लगा रही है, चावल का एक्सपोर्ट बैन लगा रही है या इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, उसका इम्पैक्ट किसानों पे कितना आएगा ये देखने की कोई ज़रूरत समझता नहीं। ये रातों रात फैसले ले लिए जाते हैं, कृषि मंत्रालय को तो कई बार पता भी नहीं होता। अब जैसे हम जो एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, हम लोग कई बार जाते हैं, कृषि मंत्रालय का एक अपना टारगेट है कि किसानों की इनकम बढ़ानी है, वो दाम बढ़ाने पे बात करते हैं। उसी कृषि भवन में एक मंत्रालय है कंज्यूमर का, उसका ये टारगेट है कि तुम्हें दाम कम रखना है। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें बैलेंस जो आप कह रहे हैं कि एक कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता अब तक मिल नहीं पाया है कि वो किस तरह से चलें और किस तरह से एक पॉलिसी बने कि आपको कोई चीज़ ले आना है, कितना ले आना है, कितने इम्पोर्ट ड्यूटी पे ले आना है कि आपको कम से कम जो आपका जो एमएसपी है, वो मिल जाए। तो उस तरह की कोई व्यवस्था तो बनी नहीं है। जी, जी। तो ये जो अभी एमएसपी कमेटी एक बनाई गई है, जिसमें हम सबके कई सारे मित्र हैं, क्या लगता है कि इसमें भी कोई वो निकलने की उम्मीद है कुछ? कि कुछ रास्ता निकलेगा इस तरह का? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ इस तरह का रास्ता निकलने की उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10-12
अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट जो हैं जिसमें कि कई दलवाई कमेटी की इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है। कमेटीज की रिपोर्ट हैं बहुत सारी, और वो तत्कालीन सरकार की रिपोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई यूपीए 1 और यूपीए 2 की रिपोर्ट्स हैं, और दलवाई कमेटी की भी रिपोर्ट है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि सरकार के पास बहुत सारी इनपुट्स ऑलरेडी हैं, और जब उन इनपुट्स को लेकर के कुछ बहुत अभी तक पॉलिसी लेवल पे नहीं फ्रूटफुल निकल के आया, तो मुझे नहीं लगता कि एक कमेटी से ये अपेक्षा करना वाजिब है कि वो कुछ ऐसे इनपुट्स ला पाएगी। और अभी तक तो हमने ये भी नहीं देखा है कि उसकी रिपोर्ट है कि अभी तक तो इनफैक्ट कोई इंटरिम रिपोर्ट भी नहीं आई है। कमेटी रिपोर्ट भी दे दे तो क्या वो सरकार एक्सेप्ट कर लेगी जी जी जी। और उस पर आगे बढ़ जाएगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी और है। वो ऑलरेडी 4 साल तो निकल चुके हैं, तो उसके ऊपर अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जिस संस्था के बारे में हम लोग इस पूरे बहस में भूल चुके हैं, जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, मुझे लगता है कि उसका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मुद्दे पर थी, जो कि हम देखते हैं कि किस तरह से एक संस्था जो है वो एकदम हाशिए पे चली जाती है और उसके बारे में कोई बात नहीं होती। ये दिखाता है कि प्राइसिंग को लेकर के राजनीतिक जागरूकता तो है, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में उसको कैसे सुलझाया जाए, इसको लेकर के कोई इस तरह की राजनीतिक प्रतिबद्धता वो ना पिछली सरकार में थी, ना अब की सरकार में। और इन जन आंदोलनों का जो मुख्य भूमिका है वो यही है कि वो ये हाईलाइट करते हैं कि उस व्यवस्था के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। और नहीं, उसको संवैधानिक दर्जा देने की तो काफ़ी टाइम से बात हो रही है। जी जी। और जहाँ तक उसकी बात कर रहे हैं, अब वो वही सीएससीपी जो रिपोर्ट हर साल जारी करती है, रबी खरीफ दोनों का, जी। और गन्ने का अलग जारी करती है, जूट का अलग जारी करती है, सारी सिफारिशें देती है। उसमें सब में C2 प्राइस है, C2 प्राइस भी लिख के देती है, लेकिन सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो तो लिख के दे रही है, अपना काम तो कर ही रही है। संवैधानिक दर्जा नहीं है, ये अलग चीज़ है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में, हर रिपोर्ट में रहता है जिसके आधार पे हम कहते हैं कि किसानों को कितना नुकसान हो रहा। तो फिर ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो रिपोर्ट, अगर वो C2 प्राइस लिख के दे रही है, कमेटी सीएससीपी की ओर से जा रहा लिख के, तो सरकार मान ले उसको। जी जी। वो A2FL पे अटकी हुई है। जी जी जी। संवैधानिक दर्जे से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी जो संस्तुतियां हैं उनको सरकार कितना सीरियसली ले रही है, और इस तरह के निर्णय जो हैं अगर वो किसी भी दबाव में लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उसका वास्तविक उद्देश्य है वो उससे प्रभावित होता है। और ये तब होता है जब उसके ऊपर एक ओपन बहस नहीं होती। अगर सरकार को ये लगता है कि नहीं, हम इतना कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते हैं, या ये दूसरे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए। नहीं, आपने भी एक बात का जिक्र किया कि भारत में जो एक ऐसी आबादी है जिसको सस्ता भोजन चाहिए जी। उसका आपने इशारा किया। मेरा बार बार ये मुझे मेरे मन से ये बात आती है अंदर से कि भाई आप सारी चीज़ें जो है किसानों के कंधे पे लाद के कर रहे हैं, उन किसानों के कंधे पे जिनकी इनकम सरकार ने खुद बताई हुई है 27-28 रुपये पर डे है। जी जी। उनका जो इनकम है, शुद्ध इनकम है 27-28 रुपये। अब उन्हीं के कंधों पे ये लदा हुआ है कि भैया आपको सबका पेट भरना है, सस्ते भोजन से भरना है। तो ये कहाँ तक उचित है कि जो 27-28 रुपये के, जिसका सरकार खुद मानती है, जो इतना पैसा सिर्फ मतलब आधा लीटर दूध भी नहीं आएगा, है ना, उसके ऊपर सारा भार लाद दिया जाए कि भैया कि इनको सस्ता खाना उपलब्ध कराना है। ये कहाँ तक उचित है? जी, ये एक अर्थशास्त्र में भी एक लंबी बहस का विषय रहा है। मतलब 150 साल का डिबेट इसी के अराउंड है। लेकिन इस पे हम लोग पिछले कुछ समय से चर्चा करते आए हैं कि मुझे लगता है कि जो आय को देखने का नज़रिया है, चाहे वो किसान की आय हो या किसी भी और परिवार की आय हो, उसको अगर सिर्फ कैश रिसीट के फॉर्म में देखा जाए तो वो एक समस्या है। उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि जो हमारा किसान है वो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही नहीं है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसका असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन कंज्यूमर पे पड़ता है, उसका असर रूरल कंज्यूमर पे भी पड़ता है। और इसमें एक जो है खास बात देखने वाली है, आज ही के अखबार में इसका जिक्र है कि भारत में जो एक बड़ा बाजार जो उभर रहा है वो अब शहरी बाजार के अलावा वो ग्रामीण बाजार है। तो गांवों में भी लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन
इसका मतलब क्या ये है कि हम ये मान लें कि जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है, जो किसानी में लिप्त जनसंख्या है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी वैसा ही है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कैश है भी, तो भी आपकी स्वास्थ्य की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने का हम्म। एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि अगर आप उसका इनकम का नेट इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, खास तौर से एक किसान के कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी की कोई इस तरह की रेगुलर इनकम नहीं होती है। तो इसीलिए कई बार ये भी आता है कि किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए, पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चरल इनकम को सिर्फ एक स्टैंड अलोन इनकम के रूप में देखना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जो हमने शुरुआत में एक अच्छा। बात किया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जब कहा कि एक पैकेज के रूप में आया, मुझे लगता है कि इस इनकम पैराडाइम को एक पैकेज के रूप में की देखने की ज़रूरत है। जब तक ग्रामीण व्यवस्था में अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन ये सब उपलब्ध नहीं होगी, अगर किसान की इनकम अ, जो क्रॉप प्राइसेस हैं उससे बढ़ भी जाए तो उसका नेट रिजल्ट जो है वो नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका फसल बेच के आपकी इनकम बढ़ भी जाती है, लेकिन उसी के बनिस्बत हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है और एजुकेशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, तो उसका आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बढ़िया पब्लिक स्कूल है, बढ़िया पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, आपकी बेसिक नेसेसिटी उससे एड्रेस होती है, तो एक छोटा-सा जंप भी आपकी इनकम में आपकी लाइफ डिग्निफाइड लाइफ को एन्श्योर करने में हेल्प करता है। मुझे लगता है अभी का जो इनकम का पैराडाइम है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इनकम को सिर्फ एक बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से देखने का काम करती है। और ये जो डिलेमा है कि कॉस्ट कैसे कम रखी जाए और किसानों को उसकी उनकी आय भी कैसे बढ़ाई जाए, इस डिलेमा का जो हल है वो इसमें नहीं है। उस डिलेमा का हल एक्चुअली उसको पैकेज के रूप में देखने में है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो विकास का पूरा मॉडल है, ये उसका एक प्रॉब्लम है। हम इसको एक पैकेज के रूप में अभी भी नहीं नहीं देखते, देख पाए हैं। हाँ। और उसके ऊपर बहस भी नहीं होती है। हम अपने लेवल पे इसके ऊपर एक कोशिश कर रहे हैं, एक सेमिनार सीरीज़ भी हमने शुरू किया कि इनकम को जो है किस नए ढंग से देखा जाए, उसको डिग्निटी से कैसे जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार डिग्निटी की बात कही है। तो एक डिग्निफाइड लाइफ भारतीयों को कैसे उपलब्ध कराई जाए, मुझे लगता है वो हमारे लिए बहस का मुद्दा होना ज़रूरी है। उस पे जाते ही नहीं हम। जी, जी, जी। लेकिन इसमें कंज्यूमर और जैसे किसान भी कंज्यूमर है, आपने बताया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अभी एक स्कीम है मैं जिसका ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसमें तीसरा पक्ष कोई मज़ा मार रहा। वो अभी जब कोविड के बाद लगातार 2-3 साल स्कीम चली है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। जी, जी। लोगों को सस्ता आटा मिले, सस्ता चावल मिले, इसके नाम पे जो किस पर्चा फाड़ा गया है। अब उस पे ये देखिए कि 2023 में करीब 100 लाख टन गेहूँ है, सस्ता दिया गया। ₹1000 क्विंटल सस्ता गेहूँ मिलर्स को दिया गया। मिलर्स को दिया गया, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको दिया गया। मतलब जनता को सस्ता देने के नाम पे उनको दिया गया, जनता को सस्ता भी नहीं मिला। मैंने कई रिपोर्ट बनाई है, सरकार की ही उससे बनाई रिपोर्ट डेटा से, कि जब ये स्कीम शुरू हुई तब क्या रेट था आटे का और गेहूं का, जब स्कीम खत्म हुई तब क्या रेट था आटे और गेहूं का, तो रेट घटने के बजाय बढ़ गया था, है ना। जो रोलर फ्लोर मिलर्स को या बड़ी बड़ी कंपनियों को सस्ता गेहूं दिया गया, कि जो जब ₹4000 क्विंटल गेहूं का दाम था मार्केट में, तब उनको ₹2200 क्विंटल के हिसाब से गेहूं दिया गया। तो उसी का नतीजा था कि वो भी गेहूं जो ₹4000 में किसान बेच रहे थे, वो भी 2200, 2500, ₹2300 के आसपास गिर के आ गया। तो किसानों का एक अर्थशास्त्रियों के एक ग्रुप है, अशोक गुलाटी के नेतृत्व में, उसने किया था कि 4-5 महीने में ही करीब 45,000 करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हुआ। तो फिर सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं, खासतौर पे मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात करूँगा, या ऐसे दिमाग लगाते हैं, दूसरी तरह से पैसा रूट होके घूमता है, नेताओं के घर भी जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के घर भी जाता है। उसमें न तो कंज्यूमर है, न तो किसान है, किसान भी लूट गया, कंज्यूमर तो लूट ही रहा, बीच में फ़ायदा तीसरे ने मारा। तो फिर इस तरह की पॉलिसी भी तो है, उनका कैसे निदान होगा? ये एक्चुअली एक बड़ा पेचीदा सवाल है, हाँ। इस सेंस में कि अक्सर जो है, जब रिफ़ॉर्म की बात होती है, सुधार की बात होती है, कृषि सुधार की ख़ास तौर से, हाँ। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो भी
इंटरमीडियरीज हैं, जो बिचौलिए हैं, उनके कारण जो है किसान को उनकी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिलता है। और अगर हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर पाएँ जिसमें बिचौलियों को हटा दिया जाए, तो किसानों को उनका मूल्य मिलने लगेगा और इस समस्या का समाधान, निदान जो है वो उसमें है। मुझे लगता है ये बहुत ही वियर्ड लॉजिक है, क्योंकि एक्चुअली इस व्यवस्था का लॉजिक ये है कि एक तरह के एक्टर्स को रिप्लेस कर करके उसकी जगह दूसरे इंटरमीडियरीज को ला दिया जाए, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये कहे कि इंटरमीडियरीज को आप पूरी तरह से हटा सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं बनी। किसी न किसी फॉर्म में इंटरमीडियरीज होते हैं, और वो बेसिकली इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं, वो फैसिलिटेटर्स भी होते हैं। लेकिन ये कैसे इंश्योर किया जाए कि इंटरमीडियरीज जो हैं वो जो रियल बेनिफिशियरी है, जिनके नाम पे ले रहे हो, जी जी, वो उसको, उसका जो लॉस है या जिसको हम लीकेज कहते हैं, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। और अभी तक के अध्ययन जो है वो हमें ये बताते हैं कि उसको मिनिमाइज करने का रास्ता है एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम, ना कि ये कहना कि एक तरह के इंटरमीडिएट्स को रिप्लेस करके दूसरे को ला दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि अगर सरकारी संस्थानों को रिप्लेस करके प्राइवेट सेक्टर को ला दिया जाए तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो, चाहे वो सरकारी एक्टर हो चाहे वो प्राइवेट एक्टर्स हों, उनकी जवाबदेही कैसे तय हो, इसके बारे में बात होना जरूरी है। अब जवाबदेही तय होने का मतलब ये नहीं है कि एक ऑनलाइन पोर्टल बने और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो और उससे जवाबदेही तय हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप अलग अलग जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस की भाषा में एक्टर्स बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, जिसमें यूनियंस भी शामिल होती हैं, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स भी शामिल होते हैं। आप एक ऐसा रेगुलर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएं कि उनके बीच में बहस जो है वो ये तय करे कि वाकई उन लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है कि नहीं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि आप, जो लोग हैं वो आपके कार्यों को देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जो लीकेज होगा ऐसा नहीं है कि वो छुपाया जा सकता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का तरीका जो है वो यहाँ पे है। वो इसमें नहीं है कि अगर हम ये कहें कि अगर डीबीटी को ले आएंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या प्राइवेट सेक्टर को ले आएंगे और एफसीआई को हटा देंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो हमारी तमाम रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, चाहे वो दलवाई कमेटी हो या उससे पहले फार्मर कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन हो, वो दोनों इस बात को हाईलाइट करती हैं कि राज्य की भूमिका, गवर्नेंस के सुधार की भूमिका जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं, शांता कुमार कमेटी भी बीच में आई थी ना कि उसको सुधारो, जी जी जी, फूड सप्लाई का जो सिस्टम है। तो एग्रीकल्चर में जो गवर्नेंस का सवाल है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमारे यहाँ बहस नहीं है। और ये सारे पैराडाइम जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे पैराडाइम एक पुरानी सोच का नतीजा है, और अब ये ज़रूरत है कि नए बदलते परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमें नए ढंग से इन मुद्दों को देखने की ज़रूरत है। और ये जन आंदोलन जो था वो एक अलार्म बेल की तरह से हमें लेना चाहिए, जिसमें किसानों ने ये कहा कि जो अभी की व्यवस्था है उसमें समस्या है। अब हो सकता है कि उनके पास या किसी के भी पास ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन कम से कम उसके ऊपर नए ढंग से बात होना रीथिंकिंग की जरूरत है जी उसमें। जी जी। अच्छा, एक चीज, इतनी सारी रिपोर्टें आई हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले से ही सब कुछ चल रहा है कि भाई सुधारो सुधारो, अब तक रिपोर्टें ही रिपोर्टें आई जा रही हैं। अब नई कमेटी भी चली रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसानों में इतने धड़े हैं, आपने किसान आंदोलन पे लिखा है कि एक किसानों का ग्रुप है जो कहता है कि एमएसपी तो चाहिए चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए हमें जी। एक जो शेतकरी संगठन है जिसका खासतौर पे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, वो कहता है कि नहीं, एमएसपी तो किसानों का दुश्मन है, जी जी। एमएसपी को हटा देना चाहिए और मार्केट अपने आप रेगुलेट करे और सरकार जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खेल से हट जाए। जी। तो ये दो धड़े हैं, इसमें कौन सा धड़ा ऐसा है जो आपको लगता है कि ठीक है? अब यही होता है कि भाई एक तरफ सरकार कह देती कि भाई हम तो एमएसपी दे रहे हैं, घोषित कर दिया, दिया नहीं एक्चुअल में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेला इस तरह से खेल दिया कि कपास भी गिर गया, सोयाबीन भी गिर गया, मक्का भी गिर गया, तमाम चीज़ें, दलहन तिलहन सब कुछ गिर गया, है ना? सरकार मना कुछ नहीं कर रही है लेकिन रेगुलेट कर रही है दूसरी जगह से। तो इसमें से कौन सी विचारधारा आपको ऐसी लगती है
जो ज़्यादा किसानों के नज़दीक है, किसानों का फ़ायदा करने के नज़दीक है? इसमें मैं दो दो पॉइंट रखूंगा। पहला ये हुँ। कि मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह सही हैं। अच्छा, जी जो एमएसपी गारंटी माँग रहे हैं वो भी, जी जी जो एमएसपी का विरोध कर रहे हैं वो भी, जी जी। तो दोनों कैसे सही हो वो सकते इस हैं? सेंस में सही है कि एमएसपी की जो व्यवस्था है हाँ, वो कुछ क्रॉप्स और कुछ रीजन्स में हाँ, हमें इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है और हुँ, उसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो जो अच्छा, एमएसपी की डिमांड है वो इस मायने में पूरी तरह से वाजिब डिमांड है। अच्छा, लेकिन जो ये कहते हैं कि एमएसपी नहीं चाहिए, वो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी हुँ। क्रॉप्स हो सकती हैं जो मान लीजिए लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं। नहीं, वो तो किसी पे भी कहते जी, हैं, हर किसी चीज़ पे कहते हैं कि एमएसपी नहीं चाहिए। जी, इसीलिए वो क्योंकि वो हुँ, बीच का रास्ता लेने की बात नहीं करते हैं ना, हुँ, वो एक ही फ्रेमवर्क से पूरी भारतीय कृषि को देखने की बात करते हैं हुँ, और वो अपने आप में एक समस्या है। तो मुझे लगता है कि अब ये तय करना कि किस पे एमएसपी हो, कितना हो, ये जो मैं बार-बार कह भी रहा हूँ हुँ, कि वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। हुँ, उसका अगर कोई ये कहे कि वन टाइम फूल प्रूफ सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो हुँ, नहीं हो सकता है। और दूसरा एक पॉइंट मैं और जोड़ूँगा इसमें जो हुँ, आपने बोला कि इतने धड़े हैं किसान हुँ, आंदोलन। एक्चुअली जैसे यूरोप के कई देशों में हुँ, सरकार ने खुद ये प्रयास किया कि हर एक राज्य जो है या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट की हेल्प से इस तरह की प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था हो हुँ, कि किसानों की आवाज़ जो है उस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। हमारे यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसानों का एक सेटअप हो जिसका इलेक्शन हो, वो लोग अपना चुनाव करें, फिर वो प्रतिनिधि जो हैं, वो भारत में जो किसान आयोग हो या कोई हुँ, इस तरह हुँ, की बॉडी हो, वो उससे एंगेज करे और फिर उनको जो है एक जगह कंपाइल करके सरकार के सामने बिल्कुल, ऐसी रखे। कोई व्यवस्था है जैसे नहीं। ये हम लोग ये व्यवस्था सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने इंडस्ट्री में है और बहुत सारी यूनियंस के माध्यम से है, तो ये फार्मर यूनियन में क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की है। तो हुँ, ये जो धड़े हैं, ये सरकार का कर्तव्य है कि उन धड़ों को कैसे एक साथ समेट के और नीति निर्माण में उनकी भूमिका तय करे। तो ये जो बार-बार ये आता है कि हम इस धड़े की सुने कि उस धड़े की सुने, वो उससे अपने आप रिज़ॉल्व हो जाता है। एक चैनलाइज़्ड ढंग से अगर उसको देखा जाए, तो मुझे लगता है इसमें उसका सॉल्यूशन है। कुल मिला के ये है कि जो किसानों के जो अभी हालात हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हाथ है और किसानों के हालात सुधरेंगे, उसमें भी पॉलिसी का ही हाथ आएगा। लेकिन पॉलिसी जितनी भी बनी है, जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, अब उनको एक किनारे रख के रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है। नई सोच से, नए अप्रोच से काम करने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी नई समस्याएँ हैं, पुरानी समस्याओं को भी हम ढो रहे हैं, उनका सबका निदान हो। कोई बीच का रास्ता ऐसा निकले ताकि न तो कंज़्यूमर परेशान हो, न किसान परेशान हो, क्योंकि किसान भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो कंज़्यूमर के साइड में खड़ा होता है। तो लेकिन अभी की जो व्यवस्था में जो एक बड़ी दुविधा है, उसमें ये है कि जो तीसरा पक्ष है, किसान और कंज़्यूमर के बीच में जो तीसरा पक्ष है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमा रहा है, किसान भी नुकसान में है, कंज़्यूमर भी नुकसान में है। इस व्यवस्था को सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है और इस व्यवस्था को तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि सरकारें तय न कर लें। आज स्थिति ये है कि कंज़्यूमर मिनिस्ट्री और ये जो वाणिज्य मंत्रालय, ये मिल के फैसले ले लेते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी गिराने का, एक्सपोर्ट बैन करने का और रातों-रात किसानों का खेल बिगड़ जाता है। किसानों की दुर्गति इन्हीं 2-3 मंत्रालयों के ज़रिए हो रही, कृषि मंत्रालय हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। तो कुल मिला के ये है कि जब तक सरकार की मंशा नहीं रहेगी, पॉलिसी नहीं चेंज होगी, रीथिंकिंग नहीं होगी चीज़ों को, तब तक सुधार नहीं आएगा। फिलहाल बहुत लंबी बहस हो सकती है इस पे, लेकिन आज हम लोगों ने 2 विषयों पे बातचीत की ख़ास तौर पे किसान आंदोलन पे और प्राइसिंग को लेकर के, जिनकी वजह से ज़्यादातर असंतोष होता है। तो डॉक्टर साहब उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम मिलें तो आपकी जो पुरानी किताब है, फार्मर सुसाइड पे, उस पे हम लोग बात करें क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र में, पंजाब जैसे खुशहाल प्रदेश में भी फार्मर सुसाइड हो रहे हैं। तो उस पे अगली बार हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि ये अन्नगाथा की ये कड़ी आपको पसंद आई होगी। किसान आंदोलनों को लेकर के जो डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है, ये इसको भी आप लोग ले सकते हैं और इसको पढ़ के पूरा
आप लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि किसान आंदोलनों का भारत में क्या इतिहास रहा। और फिलहाल डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।